जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम आज अगला पेपर स्टार्ट करेंगे और अगला पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ वाले जो भी बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये चैनल रिकमेंड करें। तो देखिए, सबसे पहले आओ बेटा, पहला ही क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान का भाग करना है। किसका भाग करना है? सामान्य ज्ञान का भाग करना है। देखो सामान्य भाग में आओ, सबसे पहला क्वेश्चन है जीके का। देखो सबसे पहले मैंने बताया जीके को करेंगे। देखो जीके में भी सबसे पहले आओ, डोसा की उत्पत्ति कहां हुई? पहला क्वेश्चन है डोसा की उत्पत्ति। देखो बेटा, डोसा एक व्यंजन है और यह प्रमुख दक्षिण भारतीय व्यंजन है। दक्षिण भारतीय व्यंजन है, ध्यान रखना। डोसा है एक साउथ इंडियन व्यंजन है जो बहुत ज्यादा खाया जाता है। अब देखो इसकी, देखो उत्पत्ति के कई चीज मानी जाती है बेटा। एक तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तमिलनाडु में। इसको बताया जाता है कि भाई इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। दूसरा माना जाता है बेटा कि कर्नाटक में लगभग 5वीं या 6वीं सदी में उडप्पी मंदिर वाली गलियों में, उडप्पी मंदिर के आसपास की गलियों में, आसपास की गलियों में यह बेचा जाता था। ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं। और मेनली ये दक्षिण भारतीय जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में भी ऐसे काफी हमें वो मिले हैं कि तमिलनाडु राज्य में भी ये उससे पहले खाया जाता था। देखो शुरुआत में क्या होता था बेटा, डोसा में मैं आपको बता देता हूं कि केवल आलू की सब्जी दी जाती थी। जैसे अब तो मसाला डालते हैं, आलू की सब्जी दी जाती थी। इसके पीछे एक कहावत है कि एक बीच में ऐसा टाइम आया था कि जब आलू बहुत कम थे और जो भी जितने भी जो आज के टाइम पर होटल चलते हैं, ऐसे जो पहले थे वहां पे ध्यान रखना ब्राह्मण कार्य करते थे। तो उनको छुपाने के लिए क्या किया था कि बेटा आलू कम पड़ गए थे तो उसमें प्याज वगैरह मिक्स करके बना दिया था डोसे को। तो उसी के बाद फिर इसका नाम मसाला डोसा पड़ गया था। तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? तमिलनाडु से मानी जाती है। हाँ, यदि ऑप्शन में कर्नाटक भी आ जाता तो तमिलनाडु नहीं आता बेटा। तो ध्यान रखना तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक का जो उडप्पी मंदिर के आसपास की गलियां हैं वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद आइए अगला बेटा, देखो सबसे पहले बात करते हैं किसने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। देखो पहले बात करें बेटा पीवी सिंधु की, इसने कांस्य पदक जीता। देखो बेटा, मैं एक बार आपको जो ओलंपिक पदक, अभी ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुए जो 2020 के ओलंपिक थे, लेकिन वो हुए कब है? 2021 में। तो मैं इनका बेटा सबका बता देता हूं। देखो हमें जो कांस्य पदक मिले हैं वो किस किसने दिया है बेटा? कांस्य पदक पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया ने दिलाया बेटा कुश्ती में। हॉकी की टीम भी लेके आई है, ध्यान रखना हॉकी की टीम भी लेके आई है। और एक लवलीना है बेटा, ये मुक्केबाजी में लेके आई है। ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांस्य पदक किसको मिला है, किसको किस में मिला है। बजरंग पूनिया कुश्ती में लेके आया है, ठीक है। और आपकी जो हॉकी की जो टीम है, आपकी हॉकी की टीम लेके आई है। और एक लवलीना है। ये आपके ध्यान रखना कांस्य पदक लेके आए। अब बात करते हैं बेटा रजत पदक की। तो देखो रजत पदक लेके कौन कौन आए? रवि दहिया, रजत की बात करें बेटा, रवि दहिया, रवि दहिया। और जो दूसरा रजत पदक लिया है बेटा, रवि दहिया के अलावा लिया है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया ध्यान रखना कुश्ती में लिया है इन्होंने। और रवि दहिया के अलावा लिया है बेटा क्या बताया था अभी मैंने? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने लिया है, ठीक है। तो टोटल कितने पदक हो गए बेटा यहां पे आपके? 4 और 2 6। और एक गोल्ड मेडल लेके आई है बेटा, आपकी जो गोल्ड मेडल है वो कौन लेके आए? नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में लेके आए बेटा। तो रजत पदक किसने जीता? अच्छा बेटा, ऑप्शन चेंज करवाए नहीं, चलो कोई बात नहीं। साइना नेहवाल की जगह आप ऐसा करो, रवि दहिया कर लो या मीराबाई चानू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीराबाई चानू कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन चेंज कर लेना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में आपके मैंने बता दिए कौन कौन सा पदक लेके आया है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, 35% या 35% से ज्यादा ही प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए जो प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है वो आपका कौन सा है?
सोयाबीन है बेटा। कौन सा है आपका? सोयाबीन। इसके बाद चलिए आगे। मलेरिया बीमारी फैलती है, देखो मलेरिया बीमारी मच्छर से फैलती है बेटा, मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होती है, ध्यान रखना। प्रोटोजोआ जनित बीमारी भी बोलते हैं इसको, देखा। और इसमें जो लिया जाता है बेटा कुनेन, जो औषधि है इसकी कुनेन है। कई बार आता है किससे? वृक्ष से ली जाती है बेटा, एक वृक्ष की छाल होती है, फिनकोना वृक्ष की छाल, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना प्रोटोजोआ जनित बीमारी में भी आती है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी में। तो कई बार आ जाता है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, मादा एनाफ्लीज से होती है, ठीक है। और इसकी जो दवाई है वो कुनेन है, फिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखो बेटा बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो मदन मोहन मालवीय है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत की प्रथम महिला शासक, देखो बेटा नूरजहां। नूरजहां ध्यान रखना बेटा जहांगीर की पत्नी थी, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जहांगीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, बहुत सारे राजकार्य ऐसे थे जहां पर इन्होंने खुल के हस्तक्षेप किया। रजिया सुल्तान, बिल्कुल रजिया सुल्तान प्रथम भारत की यह प्रथम महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। लक्ष्मीबाई बाद में आई है काफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रजिया सुल्तान। निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है? देखो गोवा राज्य है, मुंबई राज्य नहीं है बेटा, महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। ध्यान रखना 1960 तक बंबई राज्य था। ध्यान रखना बंबई क्या था बेटा? राज्य था। 1960 में इसका विभाजन हुआ, किसमें हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र बने थे बंबई राज्य से। कब? 1960 में। बाकी झारखंड और हरियाणा भी आपके राज्य हैं। भारत के लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? देखो लौह पुरुष बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि आजादी के बाद जो सबसे बड़ा मुश्किल काम था वो भारत का एकीकरण का था, कि सभी राज्यों को भारत में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सबसे बड़ा काम था। और यह काम किया था तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको बेटा लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? देखो बेटा ब्राजील की बात करें बेटा, मैं ब्राजील की बात करूं तो किसका उत्पादक है? देखो एक क्वेश्चन में आया था, मैंने बताया था ब्राजील भारत एक तो कॉफी का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, और एक चीनी का उत्पादन। दो चीजें ध्यान रखना बेटा, कॉफी चीनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कॉफी। अब चाय की बात करें तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो भारत हो जाता है, लेकिन जो निर्यातक है वो सबसे बड़ा है आपका श्रीलंका। सबसे बड़ा जो निर्यातक है चाय का वो कौन है बेटा? श्रीलंका। गेहूं का कौन है? गेहूं का अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉफी। गोवा की राजधानी है, देखो बेटा कोहिमा, नागालैंड। दिसपुर असम की राजधानी है, पणजी आपकी गोवा की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर गोवा, और यह आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर कहां की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है बेटा। बनसागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? देखो बेटा बनसागर बांध गंगा बेसिन में बनाया गया है, ये एमपी में सोन नदी पर बनाया गया है, ठीक है। गंगा बेसिन में एमपी में कहां पे? सोन नदी पर बनाया गया है। तो बनसागर बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पे है? सोन नदी पर बनाया गया है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? देखो राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर लेते हैं बेटा पहले। तो देखो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इनको बेटा एक तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक, फॉर भारतीय पुनर्जागरण के जनक, और आधुनिक भारत के निर्माता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बेटा इनकी जो सोच है बहुत ज्यादा एडवांस थी। इन्होंने ही बेटा सती प्रथा पे रोक लगवाई थी,
सन 1819 में इन्होंने भी काफी देखो प्रयास किया था। जो बहुत सारी बुराइयां समाज में व्याप्त थी, उन बुराइयों को दूर करने का ध्यान रखना राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया था। लेकिन युवा बंगाल आंदोलन के नेता की बात करें बेटा, ये एक ऐसा आंदोलन था जो एक अलग फौज जो 1820 से, देखो ध्यान रखना, ये 1820 से 1830 के बीच चला एक ऐसा आंदोलन था कि जिसमें एक जो फौज है वो एक अलग तरीके से ही बदल रहे थे लोग। तो ठीक है, इसका जो वो है जनक है वो हेनरी विवियन डेरोजिया, ये इसका राइट आंसर होगा। हेनरी विवियन डेरोजिया इसके जनक है। आधुनिक भारत के जनक पूछें तो आधुनिक भारत के जनक कहूं या निर्माता कहूं तो वो आपके कौन है? राजा राम मोहन राय। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखो बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं हम तो एक चीज ध्यान रखना, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को आपके बंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई। जो मेन जो इसकी स्थापना की थी वो एओ हुम ने की थी, और एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि उस टाइम ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसकी सब लोग बात माने। तो ये एक तरीके से अंग्रेजी शासन के लिए सुरक्षा बल्ब के रूप में की थी। वो बात एक अलग है कि बाद में अंग्रेजों के लिए यही एक सरदर्द बन गया था, लेकिन जो स्टार्टिंग में की थी इसकी एक सुरक्षा बल्ब के रूप में की थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी भी थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखना ये भी आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, 25 साल या 25 साल से एबव होनी चाहिए। हरियाणा राज्य कब बना? देखो बेटा आगे क्वेश्चन है हरियाणा राज्य। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, जो पंजाब से अलग हुआ था, और यह बना था 1966 में बना था। कब बना था? 1966 में। तो यहां पर देखिए बेटा आपके जीके के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हरियाणा राज्य कब बना है भारत का? ध्यान रखना 17वां राज्य बना, पंजाब से अलग होकर बना, और यह कब बना? सन 1966 में बना था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। घड़ी की सुइयों में घंटों वाली सुई का आवर्तकाल, देखो आवर्तकाल है बेटा, देखो आवर्तकाल का मतलब क्या है बेटा कि एक जो घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई की बात करूं, एक चक्कर जितनी देर में लगाएगा वही इसका क्या होगा? आवर्तकाल। तो देखो बेटा ये घड़ी की सुई है 12, 6, 3 और 9, तो इसका पूरा चक्कर घंटे की सुई कितने घंटे में लगाएगी? 12 घंटे में लगाएगी। तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है उसका जो आवर्तकाल है, उसका आवर्तकाल बेटा कितना होगा आपका? 12 घंटे। मिनट वाली की करें तो कितने मिनट में चक्कर लगाएगी? 60 मिनट में। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति है, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से कम यह आपकी बेटा अपश्रव्य तरंगें होती हैं, और यह आपकी बेटा श्रव्य तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंग, और यह आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं, या इसको अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग लिया जाता है। तो वो कौन सी तरंगें होती हैं आपकी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं बेटा, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? डी। अम्लीय वर्षा में निम्न में से किसका परिणाम है? देखो बेटा अम्लीय वर्षा का मेन जो कारण है वो क्या है? आपके वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह आपकी जल से क्रिया करके, ध्यान रखना यह जब आपकी वायुमंडल में ये होती हैं तो जल से क्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनाती हैं, और क्या बनाती हैं? गंधक बनाती हैं, ध्यान रखना। तो जब ये कहां पे होती है बेटा? वायु में होती है। देखो ये वाहनों से भी निकलती है बेटा, देखो वाहनों से मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था, जो वाहन होते हैं, चिमनियां होती हैं, इनसे जो मेनली गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन जो अम्लीय वर्षा में ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है, ध्यान रखना। ये दो गैस हैं, ये क्या है कि जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनाती हैं,
ठीक है, इससे अम्ल वर्षा होती है। तो ये किसमें, इनसे क्या होता है बेटा, वायु प्रदूषण होता है। तो ये किसका परिणाम है, वायु प्रदूषण का परिणाम है। मदिरा का मुख्य घटक क्या है, देखो बेटा मदिरा का मुख्य घटक की बात करें, देखो ये तो होता है बेटा एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये होता है आपका बेटा मेथिल एल्कोहल है। ये CH3COOH होता है, ध्यान रखना बेटा, CH3COOH होता है, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखना, या जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। आता है बेटा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इसीलिए लिखा रहा हूं। और ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब मदिरा का मुख्य घटक पूछा है, तो देखो मदिरा का घटक जो होता है, मुख्य घटक, ये आपका मदिरा का होता है CH3 और OH। ये ध्यान रखना बेटा, जो एथिल एल्कोहल है ये आपकी जहरीली शराब है, एक तरीके से जिससे मृत्यु होती है, ये जहरीली शराब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, C2H5OH। कई जगह ध्यान रखना यही मिल जाएगा, HCOOH। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं, देखो बेटा कौन से दंत है, देखो रदनक दंत। रदनक दंत क्या होते हैं, जो कि भोजन को चीर फाड़ करने के काम आते हैं, चीर फाड़ करने के काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना बेटा, बाघ है, शेर है और कुत्ते होते हैं, इनमें जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। तो ये इनमें मांसाहारी पशुओं में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं और ये रदनक होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है बेटा, ये होते तो हैं लेकिन खत्म ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो ये कहां पे होते हैं बेटा, शाकाहारियों में ये विलुप्त होते हैं। तो कौन से हैं, रदनक दांत है, जो कि भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। इसके बाद चलिए आगे। निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है, देखो ये तीनों लार ग्रंथि हैं। पीयूष ग्रंथि की बात करूं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि है। इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी आता है। ठीक है, अलग अलग मिल जाता है बेटा कई बार। इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने बताया बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि या शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करूं तो वो कौन सी है बेटा, थायराइड है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें ओवरऑल, वो कौन सी है, लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें हम, तो वो कौन सी है, आपकी थायराइड है। और सबसे जो छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे। तत्वों की आधुनिक प्रणाली के जनक थे, देखो नील्स बोर, रदरफोर्ड, और इन्होंने तो बेटा परमाणु के सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखना, अलग अलग अपने अपने तरीके से परमाणु के सिद्धांत दिए थे इन्होंने। वर्जिलियस आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता है, जन्मदाता नहीं, जन्मदाता, जन्मदाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। निम्न में से पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो बेटा ऑक्सीजन तो ये छोड़ते हैं, ना ही हाइड्रोजन है ना ही कार्बन है। तो मृदा से जो प्राप्त होता है इनको, वो क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है पौधों को। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आता है, ऑक्सीजन गैस तो ये छोड़ते हैं। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है, तो देखो पहला आता है अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, गृहिणी, बृहदांत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा गृहिणी। कहां होगा, गृहिणी। वैसे एंजाइम द्वारा सर्वाधिक जो भोजन पाचन की क्रिया है वो छोटी आंतों में होती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, छोटी आंतों में होती है, आंत। इसके बाद चलिए आगे। प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं, देखो बेटा चरक की बात करें तो चरक की ये क्या है बेटा, कुषाण राज्य के वैद्य थे, कुषाण राज्य के वैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो चरक संहिता है। आता है कई बार, ध्यान रखना, कुषाण राज्य के ये वैद्य थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। और
इसके बाद बात करते हैं बेटा सुश्रुत। सुश्रुत ध्यान रखना बेटा, ये धन्वंतरी जी के शिष्य थे और इन्हीं को बेटा प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, का जनक। जो आज जो प्लास्टिक सर्जरी होती है वो इन्होंने बेटा 600 ईसा पूर्व कर दी थी। तो ध्यान रखना, इनको प्लास्टिक सर्जरी के जनक या शल्य चिकित्सा के जनक भी कहते हैं। अब कणाद की बात करते हैं। देखो कणाद की क्या है बेटा, इन्होंने परमाणु तत्व का सिद्धांत दिया था। देखो इन्होंने परमाणु तत्व का सिद्धांत दिया था, परमाणु तत्व का सिद्धांत दिया था, बहुत पहले दे दिया था, और बाद में जॉन डाल्टन ने इन्हीं का जो परमाणु सिद्धांत था बेटा आगे चल के उसी को बताया। इसके बाद पतंजलि की बात करते हैं बेटा। तो पतंजलि देखो ये आपके आयुर्वेद से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, और ध्यान रखना चरक संहिता पर इन्होंने बहुत काम किया था। योग सूत्र और महाभाष्य इनकी प्रसिद्ध किताब है, योग सूत्र और महाभाष्य ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ध्यान रखना योग सूत्र और महाभाष्य। तो इनके बारे में ये मैंने सबके बारे में बेटा थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। इसके बाद चलते आगे। परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया? देखो बेटा प्लम पुडिंग का मतलब है ऋणावेश और धनावेश का जो इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत है आपने पहला नील्स बोर। देखो नील्स बोर परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने भी देखो परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन जो थॉमसन का सिद्धांत है उसी को प्लम पुडिंग कहा गया था। ध्यान रखना किसको कहा गया था? थॉमसन के सिद्धांत को क्या कहा गया था? प्लम पुडिंग। बाकी बात करते हैं बेटा रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। इन्होंने क्या किया था बेटा? रदरफोर्ड ने देखो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन प्रोटॉन की खोज तो इन्होंने की, नामकरण आपका रदरफोर्ड ने किया। नामकरण किसका? प्रोटॉन का नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इसीलिए बेटा क्वेश्चन में जब आ जाए आपके पास कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने कर दी थी, लेकिन उसको जो नाम है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसीलिए बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना जाता है। तो परमाणु के प्लम पुडिंग प्रतिरूप है वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? अब देखो बेटा मिश्रण की बात करें, पानी बिल्कुल, पानी देखो मिश्रण नहीं है। देखो एक तो यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। रासायनिक क्रिया से जो बनता है बेटा, जो रासायनिक क्रिया से बनता है उसको बोलते हैं हम यौगिक, यौगिक या उत्पाद बोलते हैं। जब दो अभिकारक क्रिया करके बनाते हैं, तो अब पानी बनता है बेटा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से बनता है, तो पानी एक बेटा उत्पाद है या यौगिक है। पीतल, देखो पीतल आपका तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए ध्यान रखना पीतल एक मिश्र धातु है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल के बनाते हैं बेटा, तो वो आपका क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। देखो नमक की बात करें तो NaCl, नमक NaCl, तो ये भी देखो सोडियम और क्लोराइड की रासायनिक क्रिया से बनता है। तो रासायनिक क्रिया से बन गया तो क्या हो गया? उत्पाद हो गया या यौगिक हो गया। तो ध्यान रखना पानी और नमक आपके यौगिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मिश्रण वाली बात करें तो कौन सा है? पीतल है। मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की संख्याएं कितनी होती हैं? ध्यान रखना मनुष्य के शरीर में टोटल 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। Fe किसका प्रतीक है? देखो बेटा Fe लोहे का है जिसको हम फेरम बोलते हैं। किसका है? लोहे का है Fe, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं। तांबे का है, तांबे का है बेटा कॉपर। देखो तांबे का है Cu, तांबे का क्या है? Cu, जिसको कॉपरम बोलते हैं। Cu इनके लैटिन नाम ही है कॉपरम। देखो फेरम ये इनके लैटिन नाम है, ध्यान रखना बेटा। आपका जो सोने का है बेटा, सोने को बोलते हैं हम, जो सोने को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं Au से, जिसको औरम बोलते हैं। चांदी को करते हैं डिनोट सिल्वर को Ag से, ठीक है, किससे? Ag से, इसको ऑगल्टम बोलते हैं। इसके बाद चलिए आगे। अच्छा आंसर नहीं लगाया बेटा, तो Fe किसका हो गया? लोहे का हो गया। ताप बढ़ने पर किसी अर्धचालक का, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान रखना ताप बढ़ने पर जो अपना अर्धचालक है उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो
ताप बढ़ने पर कोई भी अर्धचालक है उसका प्रतिरोध हमेशा ध्यान रखना कम होता है। तो यहां पर देखिए ये आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं बेटा मैथमेटिक्स फॉर रीजनिंग पे। तो n वर्ग संख्याओं का योग होगा। देखो बेटा सबसे पहले हमें एग्जाम में भी ये जीके और जीएस वाला पार्ट ही करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। मैथ्स फॉर रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका बेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो ज्यादा टाइम चाहिए तो हम उसे बाद में करेंगे, पहले जो कम टाइम में हो जाए उसे करेंगे। तो n वर्ग संख्याओं का योग होगा। देखो n इंटू एन ये आपका n संख्याओं का योग होता है, और ये आपका n घन संख्याओं का योग होता है, और ये आपका n वर्ग संख्याओं का होता है। ध्यान रखना n संख्याओं का योग पूछे है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n घन संख्याओं का योग पूछे है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, n वर्ग संख्याओं का पूछे है तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो n वर्ग संख्याओं का क्या हो जाएगा बेटा n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसके बाद चलिए आगे, किसी धनराशि पर, बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 4400 नहीं है बेटा 4500 है। किसी धनराशि पर 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 4500 रुपए है, तो बताइए वह धनराशि होगी। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको देखो क्लासरूम में बताया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को मिश्र धन, नीचे वाले को बोलते हैं मूलधन, और इनका जो अंतर होता है वो क्या होता है ब्याज। तो 100 प्लस दर, दर का मान कितना है बेटा 25 बटा में कितना आ गया 100, इसकी घात समय, समय कितने वर्ष है 2 वर्ष, इसको लिखूंगा 125 बटा 100 की घात 2, या लिखूं मैं 25 पंजे 25 चौका 5 बटा 4 का स्क्वायर, या 25 बटा 16, ये मूलधन आ गया और ये आपका मिश्र धन आ गया। मतलब आपने 16 रुपए उधार दिए, जो ब्याज लग के 25 हो गए, तो बेटा ब्याज कितने रुपए का लगा यहाँ पे 9 रुपए का ब्याज लगा। लेकिन यहां मैंने बता दिया इसको चेंज करना है 4500, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो मूलधन ज्ञात करने के लिए अब डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ, जो वैल्यू दिया है ब्याज आपके पास 4500 दिया है, लेकिन यहां पर ब्याज के नीचे ब्याज आ जाएगा, ब्याज कितना है 9, जो हमें ज्ञात करना है मूलधन पूछे तो मूलधन का गुणा कर दो, मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन का गुणा कर दो। 9 पंजे 45 500 बार और 16 पंजे 80, कितना आ गया 8000 रुपए आ गया। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 8000 रुपए आ जाएगा। एक घन का विकर्ण होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना घन का विकर्ण क्या होता है बेटा, घन का विकर्ण होता है √3a, और a क्या है यहां पे भुजा, तो √3 गुणा भुजा, ये आपका घन का विकर्ण है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा डायगोनल ऑफ ए मनी विल बी, मनी नहीं है बेटा, घन को बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। वृत्त की त्रिज्या में 0% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वृत्त के क्षेत्रफल पर, जब वृद्धि नहीं कर रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा बदल लेना, 0% की जगह 10% कर लेना। ठीक है, बता देता हूं मैं कैसे, 10% कर लेना। तो ध्यान रखना उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव r प्लस आर गुणा r बटा 100 कर देंगे। तो r प्लस आर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा में 100, तो 10 और 10 कितना आ गया बेटा 20, प्लस 10 गुणा 10 क्या हो गया बेटा 100 बटा 100, तो कितना आ गया बेटा 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, तो कितना आ गया बेटा 21% की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखना यहां 0 की जगह 10 कर लेना, क्योंकि जब 0% का मतलब है हम कोई वृद्धि नहीं कर रहे, और जब हम कोई वृद्धि नहीं कर रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 है तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा कोई नहीं, लेकिन चलो हम यहाँ पे 10% कर लेते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे, 108 डिग्री के संपूरक कोण होगा, व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108। देखो बेटा दो होते हैं, पूरक कोण क्या है, पहले देखो पूरक कोण, जब हमारे पास θ1 और θ2 दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है, जब हमारे पास बेटा दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वे कैसे कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। और हम बात करें संपूरक कोणों की, तो संपूरक कोण क्या होंगे बेटा, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो वो कैसे कोण होंगे, संपूरक। अब 108 का पूछा है
तो 108 प्लस दूसरा थीटा हो गया 180 के बराबर, तो थीटा बराबर 180 माइनस 108 कितने डिग्री आ जाएगा आपका? 72 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, 4x² माइनस 9y²। देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे ये 4x², इसको लिख सकता हूं बेटा 2x² माइनस 3y का स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा बेटा, देखो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 2x प्लस 3y, और इसको लिखूंगा 2x माइनस 3y। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना ये आपका एलजेब्रा का फॉर्मूला है, बीजगणित का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही बेटा एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको क्लासरूम में अच्छे तरीके से बता दिए। इसके बाद चलिए आगे, tan 45 माइनस cot 45। देखो बेटा tan 45 का मान क्या होता है? 1। ध्यान रखना tan 45 का मान 1 है और cot 45 का मान भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0 आ गया। 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0 आ गया। ध्यान रखना tan 45 और cot 45 है, इनके जो मान है वो एक ही होता है, बराबर होते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 0। 1 माइनस 1। अब आओ बेटा इसके बाद log 3। देखो ये 3 है वो बेस है। देखो पहले कई पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, log a x बराबर n है, तो ध्यान रखना x और n का मान बदल जाएगा, x बराबर हो जाएगा a की घात n। तो यहां log 3x बराबर 5, तो इनका मान बदल दो बेटा, x बराबर क्या होगा? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा में 3 तिया 9, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 24। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 243, 243। अब आओ, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% नुकसान होता है। एक बात बताओ बेटा, विक्रय मूल्य दिया है आपके पास, और ये कब दिया है विक्रय मूल्य बेटा? जब 10% का नुकसान है। नुकसान है मतलब कितने की वैल्यू? 90 की वैल्यू। और ये कितने पे दिया है बेटा? 1440 पे, कि 1440 में बेच रहे हैं, 10% का नुकसान है मतलब 90 में। अब हमें विक्रय मूल्य बताना है 5% के लाभ पे। तो बेटा एक बात बताओ, 5% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि देखो हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे, 5% के लाभ पे 105 हो गया। वैल्यू सिस्टम लगा दो डायरेक्ट, 1440 रुपए में बेच रहा हूं मैं, 1440 रुपए में बेच रहा हूं, तो हमें 10% का नुकसान होता है, मतलब ये कितने की वैल्यू हो गई बेटा? 90 की हो गई। 5% के लाभ पे ज्ञात करना है, तो ये कितना आ गया? 105 आ गया। 0 से 0, 9 से कितनी बार कटेगा बेटा? ये 9 से कट जाएगा 18 बार। देखो 9 एकम 9, नहीं 9 से 18 बार नहीं, 16 बार कटेगा, 16 बार। और 16 गुणा 105 करो, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, तो 1680 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं। इधर देखो, ए और बी 12 दिन में एक खाई खोद रहे हैं। ए अकेला उसी खाई को 30 दिन में खोद रहा है। एलसीएम निकालो बेटा 60, ए 12 दिन में 60, ये खाई की बेटा गहराई आ गई एक तरीके से, ये मान लो। तो 12 दिन में 60, तो एक दिन में 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5। ए की बात करें 30 दिन में 60, तो एक दिन में 2। अब बी कितने दिन में खोद सकता है? देखो बेटा खोदनी कितनी है? 60। अब बात करें ए और बी की, तो ए और बी एक दिन में 5, ए अकेला एक दिन में 2, तो बी की ज्ञात करें। तो बेटा देखो ए और बी दोनों एक दिन में कितने कर रहे हैं? 5। ए और बी दोनों एक दिन में 5, और बेटा इसकी बात करें ए अकेले की, तो एक दिन में 2 कर रहा है, तो बी एक दिन में कितने करेगा? 3 कर देगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों 5 1 2, तो ये 3 कर देगा। और कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका? 20 दिन। अब आओ बेटा, यदि tan थीटा बराबर, देखो
टेन थीटा बराबर √3 है, तो हमें बताना है फाइन थीटा का मान क्या होगा। देखो टेन में बात करते हैं बेटा, टेन जीरो की मान बात करता हूं तो ये फाइन जीरो बटा कॉस जीरो होता है, जीरो होता है मान। टेन 30 की बात करता हूं बेटा तो 1/√3, टेन 45 की बात करता हूं तो 1, और टेन 60 की बात करता हूं तो √3, और टेन 90 की बात करता हूं तो इन्फिनिटी। तो अब देखो बेटा √3 किसका है, थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, तो यहां से थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब बात करें साइन 60 की, तो साइन 60 कितना आ जाएगा बेटा, साइन 60 की बात करें तो ध्यान रखना साइन 60 आ जाएगा आपका √3/2 होता है, ध्यान रखना साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इनमें से बेटा ध्यान रखना कोई भी नहीं है, कोई भी एक कर लो बेटा, √3/2, ये कोई और पेपर के क्वेश्चन के ऑप्शन यहां पर रह गए, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है साइन 60 का मान कितना आ जाएगा √3, क्योंकि साइन हम बात करूं बेटा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इसके बाद बेटा साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अच्छा, इनका HCF बताना है। देखो बेटा इन दोनों में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो दोनों में देखो बेटा किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। पहले तो आप बेटा 17 का देख के देखो, बड़ी संख्या ही देखते हैं बेटा एक बार। देखो 17 का देखो, 17 तिया 51 हो गया, 51 हो गया, 8 बचा 4 हो गया, 17 पंजे 85, 17 का भाग नहीं जा रहा है। 11 का देखो बेटा एक नियम है 11 का नियम, 5 और 4 9 में से 9 गया, ठीक है, 5 और 3 8, 8 में से 5 गया, 11 का भी नहीं जा रहा। एक का तो जाएगा ही सब में, लेकिन 7 का देख लेते हैं बेटा एक बार। सतु अठू 56, देखो बेटा सतु अठू कितना हो गया 56, 56 हो गया, 3 बचे 34 हो गया, नहीं जा रहा बेटा 7 का भी, तो इसका मतलब कितने का जाएगा 1 का जाएगा। देखो एक बार फिर मैं बेटा क्रॉस चेक कर लेता हूं इसको दोबारा से, 17 का भाग देके देखो इसमें, देखो इसमें देख 17 तिया 51 हो गया बेटा, 17 तिया 51 हो गया, यहाँ 4 बचा 43, 17 का बिल्कुल नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जा रहा, देखो इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा। 7 का देखें बेटा, 7 7 49, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, 6/63, 7 का इसमें जा रहा है। लेकिन यहां देखो बेटा 7 8 56, 34 बच रहे हैं, तो इसमें नहीं जा रहा। यदि 595 होता तो 7 हो जाता, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया 1 हो गया। एक व्यक्ति की उम्र अभी अपने पुत्र की उम्र की 3 गुना है, 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र से दुगनी हो जाएगी। देखो मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक से ही बता रहा हूं, जो क्लास में बताता हूं बेटा मैं, पिता और पुत्र। अब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो एक व्यक्ति की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, पुत्र 1 का व्यक्ति 3 का, कितने साल बाद 15 साल बाद की बात करें बेटा, तो उसकी उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी, पुत्र 1 का पिता की दुगनी। एक देखो कॉमन फैक्टर है, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, जो हमें निकालना है 3 और 1 में जिसका हमें गुणा करना है, तो वो होता है बेटा कितने वर्ष बाद या पहले, जो भी है, गुणा बाद के अनुपातों का अंतर, अनुपातों का अंतर, अपोन में होता है बेटा अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, ये आ गया बेटा। अब देखो कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं डायरेक्ट, कितने वर्ष का अंतर है 15 वर्ष का, बाद के अनुपातों का अंतर 1, अब वज्र गुणा का अंतर 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आ गया बेटा 15 का डायरेक्ट गुणा कर दो, इसमें 15 तिया पिता की वर्तमान 45, पुत्र की वर्तमान 15 आ गई। तो पुत्र की वर्तमान पूछिए, तो पुत्र की वर्तमान कितनी है 15, नहीं तो पुत्र की देखो ऑप्शन से कर लो, पुत्र की 15 है तो पिता की 45 हो जाएगी, 15 वर्ष बाद में दुगनी हो जाएगी, उसकी 60 हो जाएगी, और उसकी 15 दूनी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो उससे भी हो जाएगा। आप चाहो तो बेटा एक्स मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है तो ध्यान रखना गुणा 100 का कर देना है, क्योंकि 4 में से 3 तो 100 में से कितना है, तो इसको लिखूंगा बेटा मैं 75%। तो 3/4 को मैं जब प्रतिशत के रूप में बात करता हूं तो इसको प्रतिशत के रूप में कितना लिखूंगा बेटा 75%। ध्यान रखना जब हमें बेटा प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो बट्टा 100 कर देंगे, और जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। एक परीक्षा में 75 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थी, देखो मान लो परीक्षा में कुल कितने 100, उत्तीर्ण का मतलब है पास 75 हुए बेटा, तो फेल कितने हो गए भाई 25। हमें बताने परीक्षार्थी कुल कितने, देखो सीधा वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा,
आपके पास दिया है अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने 420, तो 420 फेल हैं, लेकिन यहां पे कितने फेल हुए बेटा 25। कुल परीक्षार्थी कितने हैं बेटा 100, तो 100 का गुणा कर देंगे, 25 100 का 100 0 8 16, तो 1680 हो गए। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से परीक्षार्थियों की संख्या है उसको ठीक कर लो एक बार, ये कितना कर लो आप 1600 कर लो बेटा, 1680 1680 कर लो। दोबारा देखो, एक परीक्षार्थी इसकी जगह कर लो, सी की जगह 1680। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, यदि 25 फेल हो गए तो बेटा सीधी सी बात है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल 420 है, लेकिन फेल कितने दे रखे हैं यहाँ पे 420, लेकिन 25 है तो 420 25 की वैल्यू है, तो 4 गुनी हो जाएगी बेटा इसकी 1680। इसके बाद चलिए आगे, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर। अब देखो ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा देखें तो ये 4 की घात 3 भी होता है, ध्यान रखना वर्ग संख्या तो है ही, लेकिन 4 की घात 3 भी है। तो इसमें जो सबसे अलग है बेटा वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 वर्ग संख्या भी है और एक घन संख्या भी है। बाकी जो इसके अलावा जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सारी की सारी कैसी संख्याएं वर्ग संख्याएं, लेकिन यह एक वर्ग संख्या होने के साथ साथ घन संख्या भी है। ए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, देखो ए उत्तर की ओर चला 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 3, देखो बाएं मुड़ेगा इधर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है। अब इधर से दाईं मुड़ेगा तो बेटा घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, सीधा मुड़ेगा, और अब सीधा कौन सी दिशा में जा रहा है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है वो अब उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। यदि डिक्शनरी को देखो बेटा, डी को 1, आई को 2, सी को 3, टी को 4, आई को 4, टी को सॉरी 4, तो इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो ऑर्डिनरी को क्या लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट देखो बेटा ऑर्डिनरी को बता रहा हूं मैं। ओ को देखो क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, 1 2 3 4 5 6 पे ओ, 1 2 3 4 5 6, तो ओ को क्या लिखा है बेटा 5, तो पहला तो क्या आ गया 5, सब में 5 आ रहा है। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा आर, आर को क्या लिखा है, देखो आर सेकंड लास्ट है, लेकिन यहां सेकंड लास्ट क्या है 8, 5 8, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यही आ जाएगा। आप दो ही चेक करो, नहीं तो आगे डी भी देख लो बेटा, डी को क्या लिखा है 1, तो आगे डी को 1 लिखा है। आगे देखो बेटा आई को क्या लिखा है 2, तो आई को क्या लिखा है 2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं पे काम फिनिश हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, इनमें देखो क्या आएगा, यहां बेटा 10 का अंतर है, यहां 8 का अंतर है, तो हो सकता है या 6 का अंतर हो सकता है या 4 का हो, या हो सकता है या 2 का हो। एक बार ऐसे देखेंगे, अंतर 10 8 है, 2 2 का फर्क पड़ रहा है, तो 36 और 2 38, 38 4 है बेटा 42, बिल्कुल राइट, 42 में 6 जोड़ा 48, 48 में 8 जोड़ा 56, 56 में 10 जोड़ा, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, यदि ई को 5, देखो बेटा ई 5 पे, होटल एच 8 पे आएगा बेटा, ओ 15 पे आ जाएगा, टी 20, ई 5 और लंच 12 बजे। एक बार देखते हैं इनका टोटल कितना आएगा, 15 और 5 20 और 20 40, 12 और 8 20, कितना हो गया 60। आगे जरूरत ही नहीं है, एल ए एम बी, लंच 12 बजे करेंगे, ए का मतलब 1, मेरा 13 और बी का मतलब 2, जोड़ो बेटा 12 और 1 13 और 13 और 2 15, 15 और 13 कितना हो गया बेटा 28। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहां पे देखो आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही चल रहे हैं।